मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह। और आज जो हम लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे। आपको ये पता होगा जब से लाइब्रेरी में यानी कि BLE हो गया है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, तो आपको ये पता होगा कंप्यूटर का महत्व जुड़ गया है। यानी कि आज के टाइम पर लाइब्रेरी को कंप्यूटर से जोड़ दिया गया है। तो कंप्यूटर का से जोड़ने का जब से नज़रिया है, यानी कि कब से ये कंप्यूटर का जुड़ाव हुआ है लाइब्रेरीज में, तब से आपके जो पेपर हैं यानी कि वो NVS, DSSB, KVS और राजस्थान, जितने भी ऑल इंडिया में हमारे लाइब्रेरी के पेपर हैं, नेट इंक्लूडिंग यानी नेट भी, तो उसमें से आपके 10 से 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं किसके, कंप्यूटर के। यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलते हैं। और कंप्यूटर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो आपके सामने है। यानी कि हमारा पेपर है 28-29 के आसपास है, और आज डेट आपको पता है कितनी हो गई, 24। तो हमारे पास 4-5 दिन है, और 4-5 दिन में ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी। यानी कि आपको पता है कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। ठीक है, हमें कंप्यूटर से और कोई मतलब नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे हम। चलिए, तो कंप्यूटर के पहला ये जो चैप्टर है उसमें से ये आपको मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है। आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, वैसे नोट्स बनाने का टाइम नहीं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी। ठीक है, तो कंप्यूटर की पीढ़ी के जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये आता है, कंप्यूटर मानवीय जिज्ञासा प्रेरित है। यानी 19वीं शताब्दी से ही संसार में शुद्ध गणना किए जाने का उपकरण की आवश्यकता अनुभव की जानी, यानी एक तरह से कंप्यूटर की योग्यता बताई। अंकगणित कार्य हेतु आरंभ प्रयास, यानी कि शुरुआत में अभ्यासक्रम आपसे पहला ये पूछा जाता है कि प्रथम कंप्यूटर के रूप में किसे माना जाता है, तो वो है अभ्यासक्रम। जहाँ पर भी ऑप्शन मिले तो ये ध्यान रखना, अगर अभ्यासक्रम आ जाए या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है अभ्यासक्रम किसे कहते हैं, तो वो है प्रथम कंप्यूटर। यानी कि अंकगणितीय कार्य के लिए प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, अभ्यासक्रम। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बता रहा हूँ, और चीज़ों पर ध्यान मत देना। पढ़ने के लिए आपके पास करोड़ों चीज़ें, यानी कि करोड़ों में मिलियन चीज़ें वो आप पढ़ोगे, पर आपके पास टाइम भी होना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आता है 1822 में चार्ल्स बेबेज, यानी कि चार्ल्स बेबेज का नाम याद रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर जो इसे हम कहते हैं। और दूसरी डेट क्या है, 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंट, यानी कि किसके, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंशियल इंजन, यानी कि इस कंप्यूटर का नाम गणना की मशीन को छोटे नमूने के बनाकर प्रस्तुत किया था। तो ठीक है, मानवीय हस्तक्षेप में गणित करने वाली पहली मशीन सिद्ध हुई। यानी कि एक तरह से इसमें आपको प्लस माइनस वाली चीज़ें ऐड करने का, और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछेगा, खासकर नवोदय और केवी में। ये क्वेश्चन जो पहला अभ्यासक्रम वाला चार्ल्स बेबेज वाला, क्या नाम था, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एनालिटिकल इंजन, यानी कि इंजन आया था, एनालिटिकल इंजन आया था, तो इसका ध्यान रखना। एनालिटिक इंजन आया था, फिर आया था जनरल प्रोपोर्शनल कंप्यूटर की विकसित। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंज हुए थे, ये आपसे सीधे पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में, या क्रम से पूछे जाते हैं। तो पहला आपको पता होना चाहिए क्या है, पहला था हमारा इंजन, डिफरेंशियल इंजन, फिर आता है एनालिटिकल इंजन, फिर आता है जनरल प्रिपरेशन को विकसित करने के क्षेत्र में पत्रिकाओं को इस तरह से करा गया। इसके माध्यम से विश्व प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम मानी जाती है। चलिए, एडन लवलॉस नामक महिला ने गणित द्वारा बेबेज महोदय की मशीन के लिए दुर्व्यव, यानी अंक का एक तरह से
विकसित किया। तो इसके बाद क्या आते हैं 1919 के दशक में हेरमन हेल्मट के महोदय के पंच कार्ड का महोदय के, यानी कि एक तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंच कार्ड वाली फॉर्म, यानी कि पंच कार्ड वाले आविष्कार के माध्यम से डाटा संग्रह करने वाली चीज़ें जो मशीन के द्वारा आई थी वो कब आया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एनवीएस में पूछा गया, केवीएस में पूछा गया, DSSS में नहीं पूछा गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एनवीएस और केवीएस में पूछा गया। इस विधि का प्रयोग करके 1990 के संयोग, यानी कि एक तरह से अमेरिका की जनगणना में प्रयोग किए जाने वाले सफलतापूर्वक किया गया, यानी कि अल्प और अवधि के रूप में किया गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, डॉक्टर हार्वर्ड एलन। ये हार्वर्ड वो नहीं है जो आपने एवेंजर में देखा है। महोदय द्वारा पहली संचालित कैलकुलेटर यानी कि मार्क 1 का विकास किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना लंबा चौड़ा मत होगा ना। मार्क 1 किसने किया था, नाम और किसका, आपसे क्वेश्चन पूछा गया मार्क 1 का विकास किसने किया था, तो हार्वर्ड एलन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, हमें इतना लंबा चौड़ी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब आता है नेक्स्ट, आता है ये एलेक, यानी कि ENIAC, कैलकुलेट का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसलिए ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका ध्यान रखना। जो छोटी छोटी फुल फॉर्म है आप इस चीज़ का ध्यान रखें। छोटी कोई भी फुल फॉर्म मिले तो फुल फॉर्म ज़्यादातर आपसे कंप्यूटर में पूछी जाती है, तो ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक जैसे EDVC की फुल फॉर्म क्या है, ये है EVDC। EC की फुल फॉर्म ये मिल गई आपको। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ, और जो चीज़ें हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं हमारे कंप्यूटर की पीढ़ी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। हर बार आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है इस तरह से, तो पीढ़ी में आपको पता होना चाहिए। प्रथम पीढ़ी होती है 1940 से लेके 55 तक, यानी कि वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले जो पीढ़ी आती है वैक्यूम ट्यूब की। दूसरी पीढ़ी आती है हमारी 56 से लेकर 63 तक, ट्रांसजेस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर की आती है, यानी कि ट्रांजिस्टर की बात आती है। फिर आती है तीसरी पीढ़ी 63 से लेकर 70 तक, इंटीग्रेटेड सर्किट। सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती है, ये वाली पूछी जाती है, तीसरी पीढ़ी और प्रथम पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के बारे में पूछा नहीं जाता। फिर आता है 1971 से लेकर 1994 तक। एक गलत प्रिंट हो गया है, तो इस चीज़ का देखिए। गलत प्रिंट आप ये सोचते होंगे कि बड़ी यूनिवर्सिटी या फिर कहीं पर भी प्रिंट गलत। किसी को भी क्रिटिसाइज करने से पहले हम अपने अंदर भी झांक लें, क्योंकि ये देखिए आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई तो कुछ ना कुछ तो मिसप्रिंट हो जाता है, तो इसलिए हम उस चीज़ को नहीं मानते। तो 94 तक आया लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब आता है 95 से अब तक का, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का दौर, यानी कि AI का दौर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ के लिए आपको मैं फिर कहूँगा। ये हमारे यानी प्रथम पीढ़ी के बारे में आपको बता दिया। प्रथम पीढ़ी के में आप इसी चीज़ से सारी चीज़ें समझ जाएंगे और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। दोबारा फिर समझ लेते हैं। प्रथम पीढ़ी आई 1940 से लेकर 55 तक और वैक्यूम ट्यूब। फिर दूसरी पीढ़ी आई 56 से लेकर 63 तक, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी आई 64 से लेकर 70 तक, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी है 71 से लेकर 94 तक, क्या है, लार्ज, यानी कि एक तरह से लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी आपने देखा होगा पहले के जो पुराने ज़माने के, आप शायद कंप्यूटर से वाकिफ ना हो, तो पुराने ज़माने में कंप्यूटर जो छोटी एक तरह से जुड़ा हो, जैसे हम कैसे बताएं, एक कंप्यूटर आप फ़ोन में आप एक तरह से इनबिल्ट चिप देखते हैं। जैसे आजकल के फ़ोन, जैसे आईफोन ले तो आईफोन में बायोनिक चिप होती है,
सैमसंग के फ़ोनों में एक्सोनिक्स की चिप होती है। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड सर्किट के तौर पर वो चिप की होती थी। अब क्या आपने देखा होगा कि आजकल जो प्रोसेसर है उन्हें बाहर निकाल के हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये नया कॉन्सेप्ट आया और इसके बाद एक तरह से अब आया है एक तरह से क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपको जो आने वाला समय है उसमें आपको ना कंप्यूटर का सारा सामान यानी सीपीयू वीपीयू की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको मॉनिटर और एक वर्चुअल आईडी की ज़रूरत होती है, हो जाएगी और उसमें आप सब कुछ कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम ये प्रथम पीढ़ी दूसरी पीढ़ी पढ़ ली हमने, इसमें हमारी चीज़ें ये जो चीज़ थी आपको मैंने बता दी। फिर आता है एनालॉग कंप्यूटर यानी कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर। भाई कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर अगर आपसे देखा जाए तो एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का, हाँ ये रहा आपका डायग्राम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ से आपको मैं समझा दूँ, नीचे की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें कंप्यूटर का एक तरह से पूरा क्वालिफिकेशन नहीं लेनी है, हमें तो लाइब्रेरी के लिए पढ़ना है। तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर जब बांटे जाते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड। एनालॉग और डिजिटल का जब जोड़ होता है तो वो होता है हाइब्रिड, यानी इन दोनों का जोड़ ही हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर में आपको पता ही है एनालॉग में कार्य किस तरह होते हैं, माने यानी कि एक तरह से कार्य, गति, लंबाई वंबाई सब जिसमें मैथमेटिक्स की बात आती है। अब आपसे पूछी जाती है एक चीज़, आपको पता होगा आपने छोटे बचपन में MU CU ALU पढ़ा होगा CPU के, यानी कि CPU का जो डायग्राम था वो ये है, मेन यूनिट, सेंट्रल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एनालॉग कंप्यूटर की बात है। फिर आते हैं डिजिटल कंप्यूटर, यानी डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपसे तीन ही क्वेश्चन यह पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर के प्रमाणिक आधार यानी कार्य के आधार पर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर, सामान्य और विशिष्ट, ये सब। फिर आता है आधार यानी आकार के आधार पर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट अभी समझना पड़ेगा। सुपर कंप्यूटर में इंडिया का सुपर कंप्यूटर पूछा जा सकता है आपसे। डिजिटल कंप्यूटर में आपको पता ही है कि 0 और 1 है, बाइनरी आपको पता ही है। भाई सारी जो चीज़ें होती हैं 0 और 1 में चलती हैं। चाहे आप जैसे अब आपका कंप्यूटर या फ़ोन में देख रहे हैं तो ये जो डिजिटल कंप्यूटर लिखा हुआ है तो वो 0 और 1 की इस फॉर्म में कंप्यूटर करके देगा, पर आपको दिखाई डिजिटल कंप्यूटर ही दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें आती है। और हाइब्रिड में आपको पता ही कि दोनों का, एनालॉग और डिजिटल का जोड़ का यानी कि योग होता है डिजिटल कंप्यूटर का। चलिए आगे चलते हैं हम, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। विशिष्ट कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आपका कॉन्सेप्ट होता है छोटा कंप्यूटर, यानी कि एक तरह से मिनी, जैसे आप जो पाम में, यानी कि एक तरह से फ़ोन को कह देंगे। सुपर कंप्यूटर की बात आती है, सुपर कंप्यूटर हमें पढ़ना जरूरी है, सुपर कंप्यूटर में आते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर आधारतः बड़े होते हैं, इसके अंतर्गत यानी कि एक तरह से बड़ी गणना की जाती है, तीव्र होते हैं और करोड़ों गणना एक साथ की जाती है। तो इसकी बात कही, जिसके कंप्यूटर के स्मरण भंडार क्षमता 52 माइक्रो बाइट्स अधिक होती है। हमें इतना सब कुछ ये आपको पता ही चले, सेना में उपकरणों में यानी अंतरिक्ष में यूज़ होता है, यानी कि अंतरिक्ष की चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे काम, जो भी काम की चीज़ होगी मैं आपको बताऊंगा। कुंजी पैटर्न माउस एक तरह से, देखिए अब आप इंग्लिश में इसे पढ़ते तो आप इसे क्या पढ़ते मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताएं, अब वीडियो आगे बढ़ने से पहले। माउस, ये छिद्रक पत्रिका, स्पीकर, लाइट पेन, ये जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछी जाती हैं। आंतरिक, मुख्य, बाह्य, सहायक। अब आपसे एक चीज़ और पूछी जाती है जो ये है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस भी मैं कवर करा देता हूँ, जो चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी जो मैं डायग्राम बना रहा था वो ये है, ये हिंदी में बना के दिखाया हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए इनपुट डिवाइस आपको पता होगा, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट भी बता दीजिए। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट्स, जो इनपुट जैसे आपने टाइप किया तो वो इनपुट यूनिट,
और आउटपुट यूनिट आपके मॉनिटर में जो आपको प्रेजेंट किया है वो है आउटपुट यूनिट। ठीक है, देखिए कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड को कहते हैं कुंजी पटल। मैंने कहा था ना आपके लिए इंग्लिश में पढ़ना जो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि कीबोर्ड के जो की होती हैं वो कितनी होती हैं। तो की आपको पता ही होनी चाहिए कितनी होती है, 104, मैक्सिमम 104 होती है। और जो नए कंप्यूटर है उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कितनी की होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में सबसे बड़ी की कौन सी है, तो सबसे बड़ी की है स्पेस बार। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवी और एनवीएस में पूछा ही जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे जो क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। माउस के बारे में, माउस का आपको पता ही है कि माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउस क्या है। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। चलिए ये स्कैनर, स्कैनर क्या है, हाँ ये जो चीज़ें हैं वो आपको मिलती है। ओ सी आर पूछा जाता है, ओ सी आर की फुल फॉर्म हो जाता है, ओ एम आर की फुल फॉर्म हो जाता है, ओ सी बी सी आर की फुल फॉर्म हो जाते हैं, एम आई सी आर की फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये ध्यान रखना, ठीक है। ओ सी आर की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओ एम आर की फुल फॉर्म पूछी जाती है। ओ एम आर आपको पता ही है भाई, जब आप क्या किसी भी कंपटीशन में जो काले पेन से निशान करते हैं तो ओ एम आर पे चेक होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर ये दो इंपॉर्टेंट है। वो एम आई सी आर, एम आई सी आर आपको पता ही है, जब आपके चेक बुक होती है उसमें एम आई सी आर कोड लगा होता है, वो डिटेक्ट करता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। और ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनवीएस में ही पूछे गए हैं और केवीएस में पूछे गए, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। लाइट मैन आपको पता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्टिकल बार कोड रीडर यानी कि ओ बी आर पूछा जाता है। बार कोड रीडर आपको पता है, ऑप्टिकल बार कोड रीडर ये इस तरह के होते हैं। और आपको ये भी आपको एक चीज़ मैं पूछता हूँ, जो ओ बी आर है यानी कि देखिए जो बार कोड रीडर है यानी कि बार कोड है, उसमें इंडिया का कोड क्या है, इंडिया का कोड क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कोई भी स्टूडेंट जो भी पढ़ने वाला है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं क्या है। डिजिटल कैमरा ये भी इम्पोर्टेंट है, टच स्क्रीन ये आपको पता ही, मोबाइल आपको यूज़ करें। फिर आता है, अब आते हैं हम सी यू। आपको मैंने बताया था कंट्रोल यूनिट, सी हो गया कंट्रोल यूनिट, ए एल यू हो गया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। फिर आता है एम यू यानी कि मेमोरी यूनिट। ये हमारे काम खत्म हो गए जो हमें पढ़ना था। अब आता है अतिरिक्त यानी प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम हो गया, रोम हो गया। आपको पता नहीं रैम, रोम, पी रोम, ई पी रोम, ये आपसे पूछा जाता है। चलिए अब आपसे ये दोनों क्वेश्चन करा। रैम आपसे पूछा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम आता है रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रीड कर सकता है, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कंप्यूटर में रैम या रोम, डाटा जो हम जैसे आप ये पढ़ रहे हैं मतलब आप यूट्यूब चला रहे हैं, तो वो रैम में स्टोर होगा या रोम में स्टोर होगा, यानी कि रैम की मेमोरी कैच करेगा या रोम की मेमोरी कैच करेगा। चलिए आपको परेशान नहीं करता मैं। तो रोम में एक तरह से आपका जो जितना भी आप बूटिंग डिवाइस है वो सब चीज़ें आती हैं। फिर आती है प्री प्रोग्रामिंगल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम जिसे कहते हैं। इसमें तुरंत तैयार किया है, एक तरह से जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस तरह की चीज़ें आती हैं। इरेजेबल प्रोग्राम यानी कि जब आप एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट की फाइल चला रहे हैं और उसकी सब चीज़ें कर रहे हैं, उनके बाद जो आप डाटा इरेज करते हैं वो आती। अब आती है हमारी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इनपुट डिवाइस में क्या है, मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर हो गया इनपुट डिवाइस, सॉरी 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 आउटपुट डिवाइस होगा मॉनिटर। तो आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर, ठीक है। फिर आ गया प्रिंटर, हो गया आउटपुट डिवाइस। डॉट, अब प्रिंटर में आपसे क्वेश्चन आता है कि प्रिंटर किस तरह के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर,
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, और डॉट मैट्रिक्स हो गया यानी कि इस तरह कचर 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 जो चलते थे पहले, वो आता है। डेजी प्रिंटर हो गया ये वाले प्रिंटर जिसमें लाइन वाइज, जैसे आपने टाइपराइटर देखा होगा तो वो है डेजी प्रिंटर का प्रिंटर, ठीक है, जिसमें एक एक अक्षर चलता था। फिर आता है लाइन प्रिंटर, लाइन बाई लाइन चलता है। फिर आता है चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। और आज के जो प्रिंटर चले हैं वो दो तरह के चले हैं, एक है लेज़र प्रिंटर और एक है इंकजेट प्रिंटर। लेज़र में लेज़र के रूप में काम होता है, यानी कि लेज़र की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है लाइट, यानी कि ये जो फुल फॉर्म है आपसे पूछी जा सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, बिल्कुल भी हल्के में मत ले। चलिए फिर आता है फ्लोटर, यानी फ्लोटर आपको पता ही है क्या होगा फ्लोटर। देखिए फ्लोटर एक तरह से प्रिंटर का ही बड़ा रूप है। जब आपने देखा होगा बड़े बड़े पोस्टर आपके होर्डिंग आपके जब रास्ते पे जाते हैं तो वो फ्लोटर से निकलते हैं, तो उसे कहते हैं। फिर इसमें भी ड्रम फ्लोटर, इंकजेट फ्लोटर ये आ जाते हैं। माइक्रोफिल्म ये आएगा, ये सब चीज़ें आउटपुट डिवाइस में है। इनपुट डिवाइस में आपसे पूछा जाए तो इनपुट डिवाइस में आ जाएगा कीबोर्ड हो गया आपका, टच पेन हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस में आएंगे। जो इनपुट मतलब अंदर एक तरह से कंप्यूटर के भेज रहा है सामान, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आपसे पूछी जाती है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। वीडियो लंबी बन जाएगी, चलिए आपको टाइम हमारा पास कम है, इसे मैं कंप्लीट करा देता हूँ। सीधे सीधे मशीन लैंग्वेज ये आ जाता है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए इसे भी कवर करते हैं। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आपको पता ही है 0 और 1 आ जाएगा। जहाँ भी मशीन लैंग्वेज क्या है बाइनरी, एक क्वेश्चन का ध्यान रखना आपसे बाइनरी निकालने के लिए आएगा, बाइनरी निकालना आपको आना चाहिए। आज का आपको बाइनरी देता हूँ, 212 का बाइनरी निकाल के बताइए, तो बाइनरी आपको 011 इस तरह से निकले, और बाइनरी आपको निकालना पता होगा। फिर आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में वही है 0 और 1 है, पर वह असेंबली रूप में है, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात आती है। हाई लेवल लैंग्वेज में आपको पता है कि जावा और इस तरह की लैंग्वेज है। कंपाइलर हो गया, फिर इंटरप्रेटर हो गया, ये जिसमें आते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में तो सामान्य उद्देश्य की भाषा आती है। ये जो लैंग्वेज है कोबोल्ट, फोल्डर, ये पास्कल, ये जो चीज़ें हैं ये सारी पूछी जाती है और इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। एक बार एसक्यूएल की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, तो इसका भी ध्यान रखना। ये जो फुल फॉर्म है चारों ऊपर की, और ये इम्पोर्टेंट है। C++ का कोई इम्पोर्टेंट नहीं, PL1 का भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है इम्पोर्टेंट, आर्टिफिशियल आपको बताई दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रोटन यानी कि इसके फॉर्मल ट्रांसमिशन ये आ जाएगा। बेसिक, बिगिनिंग, ऑल प्रोपोर्शन, सिमोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन कोड ये आ जाएगा। कोबोल्ट के कॉमन बिजनेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज पास्कल हो गया। ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। जावा और C++ आपको बताया हाई लेवल लैंग्वेज है कि इसमें आपको सारी चीज़ें बनती हैं, यानी कि प्रोग्राम बनते हैं, ठीक है। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS आपको पूछा जाता है। डाटा मैनेजमेंट यानी कि DBMS की फुल फॉर्म क्या है, DBMS ये पूछा जाता है डाटा बेस मैनेजमेंट, देखिए DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसमें बस यही चीज़ें पूछी जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। जितना भी कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें से आपके 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जिससे इस तरह की वीडियो मिल जाए। और आपका हमारा आपके जो पेपर का यानी जिनका भी NVS पेपर है उनके लिए 4 दिन बचे हैं, तो 4 दिन में आपको और जो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है या किसी की भी फुल फॉर्म है वो आपको मैं बता दूंगा, जिससे आपका ये एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाए।
फिर हम इसके बाद तैयारी कर रहे हैं डी लाइब्रेरी की तैयारी करें। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, हमारा पेपर DSSB का भी आने वाला है, इसके बाद DSSB का आने वाला है। ठीक है बच्चों, और वीडियो आप देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी इस तरह की वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।